मैंने उनसे कहा कि हम पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, इसलिए कि ये जो मुकदमात हैं ये झूठ पे मबनी है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। हम पुरअमन तरीके से अपने केस लड़ते हैं, हम इदारों से नहीं लड़ते, हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम अपने केस लड़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 20 मार्च को हमने इस्लामाबाद की सड़कों पर जो कुछ होते हुए देखा, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब नैब के सामने पेश हुए थे। आज उसका एक्शन रीप्ले तो नहीं हुआ, लेकिन सीएम सिंध मुराद अली शाह आज नैब के सामने बिलाखिर पेश हो गए और उन्होंने ये कहा है कि मैं हर मुमकिन ताउन का न सिर्फ मुजाहरा करूंगा बल्कि कोशिश करूंगा कि नैब की तरफ से जो कुछ मुझसे पूछा जाए मैं ऑनेस्टली उसमें अपने तमाम तर सबूत और अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकूं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाहे सीएम सिंध हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन या फिर को चेयरमैन हो, नैब आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम लोगों को न सिर्फ इंसाफ के कटहरे में लाने की कोशिश कर रहा है बल्कि इंटेरोगेशन के अमल में ये जरूर चाहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और इस खास तरीन केस जिसके हवाले से बहुत से सवालात उठ रहे हैं, उनके बुनियादी सवालों के जवाब इन तमाम लीडरशिप और इन तमाम पॉलिटिशियन से हासिल किए जा सकें। लेकिन यह जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो आज की इस पेशी की बात की जाए या फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पेशी की, वो इसको कनेक्ट करते हैं जाली अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पिछले काफी दिनों से हुकूमत के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं, वफाकी वुज़रा के ऊपर जो तनकीद कर रहे हैं, उसका असल पस मंजर यह है कि उनको नैब के सामने बुलाया क्यों जा रहा है। और शायद यही वजह है कि फवाद चौधरी साहब को यह कहना पड़ा है कि असल मसला यह है कि इनको अब आहिस्ता आहिस्ता कानून के शिकंजे में लाना पड़ा है। प्रोग्राम में इसके अलावा हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से आइन शिकनी केस की आज समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बिला आखिर हाथ उठा लिए और 3 ऑप्शन मुशर्रफ साहब के सामने रखे हैं कि या तो परवेज मुशर्रफ साहब खुद अपने आप को पेश करें और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं या फिर वीडियो लिंक के जरिए वो ये काम करें, और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो वकील के जरिए करें। और साथ में ये भी कहा है कि वो जो हवा में मुक्के लहराते थे, ऐसा तो नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो ऐसे ही धमकाने की कोशिश करेंगे। परवेज मुशर्रफ साहब पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उनसे न सिर्फ उनके हवाले से ग्रज रखती है बल्कि ये भी बार बार कहती है कि जब आम सियासतदानों का एहतसाब हो सकता है तो फिर साबिक जर्नैलों और आमिरों का क्यों नहीं हो सकता। इस केस का सियासी मुस्तकबिल क्या है, इस पर हम प्रोग्राम में जरूर तफसीलन बात करना चाहेंगे और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे एक अहम तरीन अवामी मसले की। जी हाँ, अक्टूबर 2018 में हुकूमत वक्त ने यह बहाना करके गैस के नरखों में इजाफा किया था और मामूली नहीं बल्कि 143% इजाफा किया था और यह कहा गया था कि नून लीग ने अपने आखिरी 2 सालों में गैस के नर्ख इसलिए नहीं बढ़ाए क्योंकि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन को फ्लॉप नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब एक बुरी खबर यह है कि वो 143% इंक्रीज तो हुआ, लेकिन जुलाई 2019 में मजीद 145% इंक्रीज करने की रिक्वेजिशन फॉरवर्ड की गई है। और अगर ऐसा होता है तो शायद अवाम जो कि पहले ही इस महंगाई के बोझ तले हैं, उनकी कमर बिल्कुल ही टूट जाएगी। आखिर ऐसी वजह क्या है कि हुकूमत को यह फैसला करना पड़ा है और सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल करना पड़ा है। इस अवामी इशू पर भी हमने खास तौर पर बात करनी है। हमारे साथ जो मौजूद पैनलिस्ट मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद होंगी, सीनियर माहिर कानून हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद होंगे, और इसके अलावा नून लीग की रिप्रेजेंटेशन भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करी। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। शैला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शैला साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राजा आमिर अब्बास साहब सीनियर माहिर कानून है, ये भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं शैला साहब आपसे आगाज करूंगी। मुराद अली शाह साहब आज सामने पेश तो हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो इल्जामात हैं वो भी सरासर गलत हैं, और दूसरा ये कि मैं कॉपरेशन भी करूंगा। जो शिकायत नैब से रही है पीपल्स पार्टी को, उसमें कॉपरेशन के बावजूद भी हमेशा इल्जाम पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पे ही जाता था। इस मर्तबा कोई उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिल सकेगा नैब जैसे इदारे से जिसपे पहले ही क्वेश्चन मार्क्स हैं? अब जिस पे ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क हो, जिसका तरीक़ाकार भी जो है हमेशा से मुतनाज़े हो, आईने पाकिस्तान के मुतसादिम हो, और फिर हम ये बात कहें तो जवाब फौरन आता है कि अपने ज़माने में क्यों नहीं ठीक किया। उसका पहले ही जवाब दे दूं कि 342 के ऐवान में हम 126 थे। तो जाहिर है कि नैब का तरीक़ाकार हमेशा अंडर कंट्रोल्ड ही रहा है। अब अंडर कंट्रोल हमें फिर नज़र आ रही है, और हम यही देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनके लिए नैब का रवैया इंतहाई मुख्तलिफ है।
जबकि ऑपोजिशन के लिए नैब का रवैया इतना मुतनाज़े है कि अब तो हर तरफ से आवाजें आने लगी। लेकिन ऑपोजिशन की सेटिस्फेक्शन के लिए हमारा काम है अपने इदारों के हमारा काम है अपने इदारों के सामने जिसने भी बनाए हों, चाहे डिक्टेटर ने चाहे कुछ, उनके सामने पेश होना, उनकी इज्जत करना। और अलीम साहब पे जो केसेस हैं अगर उनको पढ़ा जाए तो मैं समझती हूँ कि वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से आगे बढ़ने चाहिए थे। बाबर अवान साहब पे रेफरेंस दाखिल हो चुका है, लेकिन सुना है कि आजकल वो मिनिस्टर बना दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो तरीक़ाकार मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब के फैमिली से किया गया, वो तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं दुश्मन की फैमिली से भी ख़वातीन के साथ इस तरह किया जाए। तो हमें किसी से क्या उम्मीद होती है, हमारा अपना जो किरदार है हम वो अदा कर रहे हैं, और इसीलिए आज चीफ मिनिस्टर साहब पेश भी हुए थे। इसमें शला साहब कथा कलामी की माजरत बिलावल साहब जब पेश हुए थे अभी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा था कि नैब ने उनके साथ ताउन किया, बड़े तरीके से पेश आए, सवाल उनके सामने रखे, वो थोड़े से सेटिस्फाइड थे उनके कम से कम प्रोफेशनल बिहेवियर से। आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद या पिंडी शिफ्ट करने से कोई बहुत फर्क पड़ेगा इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, या फिर आपको लगता है कि सिर्फ बिलावल साहब के साथ एक्सेप्शनल बिहेवियर था, बाकी सबके साथ वैसा ही होगा जैसे दुरानी साहब के साथ हुआ है कुछ अर्से पहले? अच्छा देखिए, बिहेवियर तो एक वक्त तक दुरानी साहब के साथ भी सही था। उन्हें क्वेश्चनर भेजा गया, उन्होंने फिल करके भेज दिया, उनसे ट्रांजैक्शंस मांगी गई, उन्होंने ट्रांजैक्शंस दे दी, उनसे जो मांगा गया, जितनी कॉपीज मांगी गई उन्हें दे दी गई। लेकिन अचानक उन्हें होटल से इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। एक तो हम ये चाहते थे कि जाहिर है कि मुकदमा कराची का है, सब लोग कराची के हैं, इनको सिंध में ही पेश किया चलाया जाए, लेकिन अगर अब वहाँ भी बुलाया है तो जाहिर है कि जहाँ तक अच्छाई आएगी वहाँ पे अच्छी बात करेंगे कि रवैया ठीक है, जहाँ गलत होगा वहाँ बात करेंगे। चले, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर अब्बास साहब, सर ये एक तो केस इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपके ख्याल में जिस तरह इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, बिलावल साहब का ये नैरेटिव है कि जब मैं 1 साल का भी नहीं था उस वक्त की भी ट्रांसफर्स मेरे से पूछे जा रहे हैं। सर क्या उनके इस नैरेटिव को सामने रखते हुए समझा जा सकता है कि उनके लिए कोई स्पेस फिर भी बेहतर होगा एज कम्पेयर टू बाकी जो लीडरशिप है? बिल्कुल, मैं समझता हूं कि बिलावल साहब चूंकि सबसे बड़ी 1 साल वाला तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो पब्लिक ऑफिस होल्ड उन्होंने आज तक नहीं किया, वो कभी भी अवामी नुमाइंदा उस तरीके से असेंबली में नहीं रहे, तो उन पे मैक्सिमम ये होगा कि जनाब आप बेनिफिशियरी थे जैसे हसन और हुसैन थे, और आपके वालिद साहब चूंकि पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, या फिर ये होगा कि वो जो कंपनी है पाक लेन उसकी जो ट्रांजेक्शन्स 2007-8 की हैं उसमें देखा जाएगा, उस वक्त बिलावल साहब मेजर थे, 21 साल के करीब थे, कि आया उसमें कोई, फैसल सखी भट्ट साहब भी हैं उसमें, आया उसमें कोई ऐसी चीजें तो नहीं आती। अगर वहां पे आया कि जी कोई चीटिंग हुई है, कोई चीटिंग पब्लिक एट लार्ज हुआ है, तो फिर उसमें आएगा। बट आई बिलीव के बिलावल साहब की हद तक केस में वो जान या वो स्ट्रेंथ नहीं होगी। और उसके बाद अब बात यह है कि ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अभी बाहर आके बातें और होती हैं, इन्वेस्टिगेशन में जो सवालात पूछे जाते हैं, आपको याद होगा कि मियाँ साहब भी बाहर आके कभी नहीं उन्होंने कहा कि जी हमसे क्या, वो असल चीज़ें होती हैं कि आपसे पॉलिटिकल नैरेटिव, सियासतदान हैं, इन सबका होगा अपना अपना इन्होंने देना है, लेकिन वो जो मनी ट्रेल पूछा जाएगा, वो जो चंद सवालात पूछे जाएंगे, वो जो ये पूछा जाएगा कि अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज कहाँ से आई है, तो अगर सेटिस्फैक्ट्री उसके जवाबात हुए। लेकिन तो 2012 को कोट किया जा रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब ग्रुप डायरेक्टर्स में शामिल थे, उनके हवाले से ट्रांजैक्शंस भी सामने आई हैं, तो आपको नहीं लगता कि अगर बिलावल साहब को कुछ रिलीफ फिर भी मिल जाता है तो जरदारी साहब के हवाले से कोई खास अच्छा नहीं हो सकता? देखिए अभी इस टाइम कहना, भारत वो जो JIT के 10 वॉल्यूम्स हमने देखे हैं, क्योंकि वो अभी पब्लिक हो चुका है तमाम मटेरियल, तो उसमें काफ़ी सारा है कि जनाब जरदारी साहब के साथ फिर आपको इल्म है कि बहुत सी अलॉटमेंट सिंध में हुई हैं, फिर वो जो आइकन टार था, आइकन टार के साथ कुछ पब्लिक यूटिलिटी की ज़मीनें थी वो अलॉट हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे क्या इन्फ्लुएंस था, किस तरीके से MDA की ज़मीनें भी अलॉट हुई, और उसके अलावा वो जो शुगर मिलें थी। अब यह है कि इसमें 2 अफराद गिरफ्तार हैं, एक हैं हुसैन लवाई साहब जो समिट बैंक के प्रेसिडेंट थे। अब समिट बैंक और नेशनल बैंक, उसके हबीब बैंक की रीशेड्यूलिंग बहुत से लोन्स की हुई है, आया वो दुरुस्त हुई है? उसके बाद क्या वो जो अनवर मजीद साहब हैं ओमनी ग्रुप के, क्या वो फरमाते हैं, उन्होंने दौरान तफ्तीश क्या बताया है कि आया जो शुगर मिल्स थी उससे जो पैसा है
वो पैसा अगर जरदारी ग्रुप में या उनकी फैमिली में जाता है तो ये फिर वही बात होगी कि जैसे आपके इल्म में है कि अजीजिया केस में कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि जद्दा से ये पैसा तमाम मियां नवाज शरीफ के अकाउंट में 88% आ रहा है, इसलिए वो बेनिफिशियरी हैं। तो ये चीजें अभी ट्रायल होगा, फिर ट्रायल के बाद इनके लॉयर्स आएंगे, तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। इसमें ये बयान दे रहा कि इसको एक शहर से दूसरे शहर मूव करना, पीटीआई का ये मौकफ है कि वो असरअंदाज पीपल्स पार्टी सिंध में हो रही है, बट पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमारे लिए पिंडी का हिस्ट्री कभी भी अच्छी नहीं रही। तो आपके ख्याल में अगर ये सिंध में भी रहता केस तो प्रोसीड कर सकता था? देखिए, ये बात हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये डिसीजन नैब का नहीं है कि इसको यहाँ लाना है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिख दिया था। जब वहाँ पे JIT के अरकान पेश हुए और FIA वाले पेश हुए तो उन्होंने कहा कि जी हमें कोई थ्रेट्स हैं, हमारे बच्चों को थ्रेट्स हैं। और उसके बाद आपने देखा, क्योंकि आज वजीर आला साहब को बुलाया हुआ था, अगर वो खुद सूबे को हेड कर रहे हैं और रिकॉर्ड वगैरह वहाँ से लेना है, फिर विटनेस प्रोटेक्शन है, एनी हाउ ये डिसाइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जब अभी इन्होंने हालिया सिंध हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई कि ये जो ट्रांसफर हुआ है केस ये गलत हुआ है, तो सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट इस पे क्लियर कह चुकी है, तो ना अभी सिंध हाई कोर्ट कुछ कर सकता था, ना ही नैब कुछ कर सकती है। इट्स अ वर्डिक्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कि एक फाइनलिटी अटेन। बिल्कुल ठीक, इसको फॉलो भी करना पड़ेगा। अच्छा शैला साहब, ब्रेक से पहले बात करना जी मैं इसमें एक क्वेश्चन भी ऐड ऑन कर दूं कि ये जो कल से एक ट्रेन मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू कर रही है, इसमें भुट्टो साहब की और कह रहे हैं मोहतरमा साहबा की झलक भी जो है वो नजर आएगी, तो ये फरमाएगा कि ये जो फवाद चौधरी साहब वगैरह कोट कर रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी बेसिकली ये सारी प्रोटेस्ट इसलिए कर रही है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, तो क्या ये उसी के रिस्पॉन्स में है या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं ट्रेन मार्च के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के? हम क्या स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं या हम प्रेशराइज कर सकते हैं? क्या कन्वे करना चाह रहे हैं बेसिकली? इसको भी प्लीज ऐड ऑन करने अपने आंसर में। अच्छा, पहले तो ये कि आपने कहा कि पीटीआई ये मौकफ रखती है, केस कोर्ट में है, पीटीआई के मौकफ को हम क्यों इस पे बात कर रहे हैं? वो तो नैब को डिफेंड भी करते हैं ना अक्सर और बेशतर। पीटीआई के मौकफ, पीटीआई के मौकफ की वजह से ये हो रहा है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि बिलावल के ऊपर तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है, वो अपनी माँ की लेगेसी को लेके चल रहे हैं। तो हमें सुप्रीम कोर्ट की बातों को या तो पूरा मानना होगा या नहीं मानना होगा। इसी तरह हम ये अगर कहते हैं कि हमारे इदारे इंडिपेंडेंट हैं तो हमें फिर पीटीआई को क्यों कोर्ट कर रहे हैं हम? क्या पीटीआई की हिदायत पे हो रहा है? अब दूसरी बात जो है वो ये है कि सिंध में बहुत दफ़ा महंगाई के खिलाफ भी मुजाहरा हुआ है, गैस की लोड शेडिंग पे भी बहुत ज़्यादा बात हुई है, और ये बात की जा रही है कि सबसे ज़्यादा गैस सिंध प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमारे यहाँ आम सारिफिन को भी गैस नहीं मिल रही है। और महंगाई पर भी जो सूरत हाल है इस पे हमने मुजाहरे किए हैं। और जहाँ तक पेश होने का ताल्लुक़ है, हमारे कायदीन पेश हो रहे हैं, हर तरह का ताउन कर रहे हैं। स्पीकर साहब का कोई जवाज़ बनता नहीं है इतने रिमांड का, लेकिन रिमांड पे रिमांड हो रहा है क्योंकि नैब चाह रही है ये ट्रेन मार्च हमारा, जहां इंसाफ का दावा करने वालों के इंसाफ की कली खोलेगा, वहाँ उनके बड़े बड़े दावों की जो वो कहते थे कि हम गुर्बत ख़त्म कर देंगे, वो गरीब ख़त्म कर रहे हैं, और जो उन्होंने महंगाई दी हुई है उसके ख़िलाफ़ है। और सिंध से ये शुरू होगा और उसके बाद इसके मुख्तलिफ तरीके होंगे। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, देखेंगे बिल्कुल ठीक है, तरह लोग ज्वाइन करते हैं बिलावल भुट्टो को। चलिए ठीक है। अच्छा, महमूद रशीद साहब ने अब आपने फवाद चौधरी की बात की। फवाद चौधरी का मसला ये है कि फयाजुल हसन के बाद उनको अपनी कश्ती बड़ी डोलती नजर आ रही है, और पीटीआई में ऊपर रहने का तरीका यही है कि मुखालिफिन को गंदी से गंदी और घटिया से घटिया जबान में ललकारा जाए, तो वो अपनी वजारत बचाने के लिए अल्फाज इस्तेमाल। चले महमूद रशीद साहब का मैं टेक लेती हूँ, लेकिन सर एक ब्रेक का वक्त हो गया है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद महमूद रशीद साहब से हम शुरू करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से नैब की इस इन्वेस्टिगेशन को देख रही है, और मुशर्रफ साहब का केस जो कि आगे फर्दर डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उस पर पीटीआई का स्टांस क्या है, किस तरीके से एज ए गवर्नमेंट उसको टेकअप कर सकती है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है वो नैब के केसेस भुगत रही है और इसके साथ इन्वेस्टिगेशन भी उनकी हो रही है। लेकिन इस दौरान साबिक सदर मुशर्रफ साहब के हवाले से भी आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। उसमें बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 ऑप्शन रखे कि खुदारा इसमें से कोई एक ऑप्शन तो चुना जाए और किसी आमिर को वापस आके पाकिस्तान में कोर्ट और खास तौर पर केसेस फेस करने का मामला या नौबत यहां तक तो पहुंचे। अब देखना यह है कि आया अगर मुशर्रफ साहब इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो पहली तारीख को जो डेडलाइन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, क्योंकि एक टेस्ट केस हो सकता है हमारी अदलिया के लिए भी और हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए भी। महमूद रशीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महमूद रशीद साहब से पहले तो पिछली गुफ्तगू पे आपका टेक कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जो आजकल नैब के सामने पेश हो रही है, कुछ तहफुजात उनके भी हैं। आपको लगता है सर कि नैब के हवाले से कोई प्रेशर नहीं है पीटीआई का नैब पर? और दूसरा जो कल से ट्रेन मार्च शुरू हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ट्रेन मार्च किसके खिलाफ हो रहा है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। नैब के खिलाफ है, आला अदलिया के खिलाफ है, या तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और अदारे हैं उनके खिलाफ हो रहा है ट्रेन मार्च? मैं समझ रहा हूं जी कि ये अभी शैला रजा ये फरमा रही थी कि वो गुर्बत मिटाओ की बजाय ये गरीब को मिटाने जा रहे हैं। हम गरीब को मिटाने नहीं जा रहे, हम करप्शन के पैसे से जो खरबपति बने हुए हैं उनको मिटाने जा रहे हैं और उस कल्चर को खत्म करने जा रहे हैं। बाकी रही बात यह कि ये बिल्कुल भी मेरा ख्याल है ये दोनों जो पार्टियां हैं जिनकी लीडरशिप अब मुकदमात का सामना कर रही है उसमें हमारा कोई रोल नहीं है हुकूमत का। अदालतें बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, नैब एक आजाद अदारा है, नैब कोई डिक्टेशन हम हुकूमत जो है ना नैब को नहीं दे रहा। नैब का चेयरमैन इन्हीं का अपनी मुशावरत से लगाया हुआ है। ये दोनों बड़ी पार्टियां 5-5 साल इक़्तिदार में रही हैं, इन्हीं के सारे जो है केसेस इन्हीं के दौर में ये बने हुए हैं। कुछ नए केसेस अगर बने हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर अभी तो हमने अलफ बे भी शुरू नहीं की। ये लेकिन मियां साहब बिलावल साहब तो कहते हैं कि अच्छा आदमी भी नैब में लगाओ तो वो भी सियासी तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। अब ठीक है उन्होंने लगाया, लेकिन वो कहते हैं अब तो गवर्नमेंट पीटीआई की है, वो सियासी तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नून लीग ने भी शायद माजी में किया हो। नहीं, हमें क्या जरूरत है इस वक्त सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की? आया कोई इलेक्शन सर पे है हमारे यहाँ? कोई प्रेशर हमें नहीं है। गवर्नमेंट हम बना चुके हैं, 2 सूबों में गवर्नमेंट बना रहे हैं, हम बड़ी तेजी के साथ मईशत को संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं और करप्शन का खात्मा हमारे प्रोग्राम का बुनियादी एक हिस्सा था, उसके ऊपर अमल हो रहा है। बिल्कुल हम मॉनिटर जरूर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस किस तरह से क्या क्या हो रहा है। लेकिन इसमें यह कहना कि हम सिंगल आउट करके किसी को इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, उसको पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए। इन केसेस को, ये जो क्रिमिनल केसेस हैं, करप्शन के हवाले से जो केसेस हैं, ये खालिस्तन इसमें हुकूमत का कोई लेना देना अमल दखल नहीं है। ठीक, अच्छा शैला साहब चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इससे अपने आप को अलहदा करती है और ट्रेन मार्च का जो एक कॉन्सेप्ट है या जो नैरेटिव जिसके सामने रखते हुए चलाना चाह रही है पीपल्स पार्टी, पीटीआई की गवर्नमेंट कम से कम ये जरूर है कि इसमें रिफ्ट नहीं पैदा कर रही, रुकावट नहीं डाल रही, बल्कि चाहती है कि ये करते रहे। बट आपको लगता है कि जो बड़े केसेस हैं उनको सामने रखते हुए अगर मुशर्रफ साहब के केस को सामने लाया जाए तो गवर्नमेंट कोई जुर्रत कर सकती है ऐसी कि वो इस केस को कंप्लीशन तक लेके जाए, इसको एंड तक लेके जाए? इसका तो जवाब गवर्नमेंट के हर अमल से साबित होता है कि वो क्या कर सकती है। ये कभी नहीं कर सकते। और दूसरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब्दुल रशीद साहब जो हैं अगर अखबार पढ़ लें तो मैं नहीं कहती असद उमर जी महमूद रशीद साहब तो अखबार में असद उमर कहते हैं कि मुल्क में मजीद महंगाई बढ़ेगी, अवाम चीखेंगे। तो क्या खुशी से चीखेंगे? बड़ी महंगाई हो गई, बड़ा मजा आ रहा है, हम तो खरीद ही नहीं सकते। दूसरा इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है कि महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। इसके अलावा अगर मैं पूरा अखबार आज के उठा लूं तो 400 विफाकी मंसूबे बंद, गर्दिशी कर्जे 1.5 खरब हो गए, स्टॉक मार्केट में मंदी बरकरार, सरमायाकारों के मजीद 6 अरब डूब गए। दूसरा अखबार उठाऊं तो 4 नए गैस के टैरिफ तैयार हैं, जिसमें IMF से 12 अरब डॉलर का कर्जा लेने के लिए 18%, 35%, 42%, यहाँ तक के 94% तक इजाफा किया जा सकता है। अगर मैं ये कहूं कि हुकूमत ने 8 माह में 2 अरब 75 करोड़ कर्ज ले लिया
और गैर मुल्की कर्जे में सऊदिया के 3 अरब और यूएई के 1 अरब भी शामिल हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी मईशत ठीक कर रहे हैं। और अगर मैं यही कहूँ कि 8 माह में नए टैक्स कलेक्शन में 233.2 अरब रुपए के खसारे का सामना है, तो ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो फिर इस पूरे क्रियास में मुशर्रफ साहब के हवाले से पंगा लेना चाहिए गवर्नमेंट को जो है। शैला साहबा मुझे चलिए मैं रिस्पॉन्ड करूंगा इस पे। जी महमूद रशीद साहब, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, एक और कहना चाह रही हूँ कि मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि हम जो हैं वो अपने आवाम के लिए निकले हैं। इदारों के सामने तो हम खड़े हैं, हम खड़े रहे। हम तो जिसके पैरोकार हैं वो खुद कानूनदान थे, इस मुल्क के आइन को उन्होंने बनाया, लेकिन वो माय लॉर्ड कहते हुए समझते हुए कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो इदारों की इज्जत के लिए फांसी पे लटक गए। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम इदारों के सामने तो खड़े हुए हैं। आप करप्शन का मैंडेट लाए हैं, आपके ख्याल में आप निकाल लें हमसे, लेकिन आप आवाम को क्या दे रहे हैं? क्या आप ये कह के आए थे कि इनसे पैसा छीन के तुम्हारा वक्त बदलेंगे? आपकी क्या पॉलिसी है वैसे, माशी पॉलिसी क्या है? चलेंगे महमूद रशीद साहब बेहतर इसको एलॉबरेट करेंगे, बेहतर एलॉबरेट। जी महमूद रशीद साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे सर। सर मुशर्रफ साहब पे भी बता दें, क्या अगर आपको लगता है वो नहीं आ सके तो कोई तरीका है उनको लाने का वापस? जी जी देखिए, इसमें तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डेडलाइन दी है तो जाहिर बात है इस पे गवर्नमेंट सोचेगी कि आया उनको उनके रेड वारंट जारी होने हैं या क्या तरीका इख्तियार करना है उनको वापस लाने का। मैं समझता हूं कि मुशर्रफ का जहां तक ताल्लुक है वो रेड कारपेट जो इन्होंने दिया, इस्तकबाल किया इन्होंने शैला रजा ने, और जो बात अभी ये कर रही थी, ये अल्फाज की जगलरी, ये सारे झूठे फिगर्स, इतने करोड़ इधर हो गया, इतने अरब उधर हो गया। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का किया दरा है। मेरी बात सुन लेना कि ये यहां तक इस तबाही के इस धाने पर इन्होंने मईशत को पहुंचाया कि अब अगर उसकी बेहतरी के लिए हम कोई कोशिश कर रहे हैं तो ये हमें बिल्कुल भी वक्त देने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने अपने 5 सालों में जो कुछ किया उसका नतीजा ये निकला कि इस पार्टी को अवाम ने इस तरह से मुस्तरद किया कि ये सिमट सिमटा के एक फेडरेशन की पार्टी, सिंध की एक इंटीरियर सिंध की एक पार्टी बन गई। तो ये जरा अपना पास्ट झांके, अपना दौरे हुकूमत याद करें, करप्शन का लेवल देखें। 100 दिन का प्लान तो पीटीआई नहीं रखा था ना सर, ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने नहीं कहा था, ये तो हमने 100 दिन का प्लान रखा था। 100 दिन के प्लान जी ना, बिल्कुल भी नहीं मुसीबत पैदा की। हमने टारगेट्स फिक्स किए हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मईशत के अंदर बेहतरी लाने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि 10 सालों का गंद हम 6 महीने के अंदर निकाल के तो हर तरह का रिलीफ अवाम को दे देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। हम जो कर रहे हैं, अवाम को आगाज में मुश्किलात का सामना करना होगा, अगले बजट के बाद बतदरीज बेहतरी आएगी, और फिर 1 साल के बाद मैं देखूंगा, यहां शैला रजा भी बैठी होंगी, कि ये किस तरह से बेहतरी आ रही है मईशत के अंदर और अवाम किस तरह से मुतमिन हो रहे हैं। अब भी हमने जो जिन जिन बातों का वादा किया था, वो हाउसिंग थी, वो नौकरियां का मामला था, वो बाकी चीजें थी, इन सब के ऊपर बड़ी तेजी के साथ काम हो रहा है। बहुत जल्द ये सारी चीजें जब अवाम के सामने आएंगी तो इनके मुंह बंद हो जाएंगे अपोजिशन वाले। चलिए ठीक है, इकोनॉमी के लिहाज से तो ठीक है सर, लेकिन जो पीएसडीपी के फंड्स में कटौती हुई, फिर बीआरटी एक तमाशा, एक मजाक बन गई है। लोग बार बार पिशावर मेट्रो को कोट करते हैं। मैं उस पर आपका रिस्पॉन्स लेती हूँ। मैं जरा आमिर अब्बास साहब को शामिल कर लूँ। आमिर साहब, सर ये जो मुशर्रफ साहब का केस है, 3 ऑप्शन रखे जरूर है। फॉर एग्जाम्पल मुशर्रफ साहब बॉदर नहीं करते, वो कहते हैं मैं नहीं आता, जैसे वो अभी तक कर रहे हैं। फिर आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट कितना सख्त फैसला कर सकती है 1 अप्रैल को? देखिए, पहली तो मैं समझता हूँ मुमकिन है कि वो 3rd ऑप्शन इस्तेमाल कर लें, क्योंकि उनको यानी वकील के जरिए जवाब जमा करवा सेहत तो इस बात की उनकी हम जो देख रहे हैं मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, वो तो काफी उनकी नासाज है और लग रहा है कि शायद वो नहीं आ सकते हैं ऐसी कंडीशन में, लेकिन लॉयर के जरिए वो आ सकते हैं। डिसीजन उन्होंने लेना है। इन केस अगर नहीं आते तो फिर तो कोर्ट्स ने जाके एग्जीक्यूट तो हुकूमत ने करना है। एग्जीक्यूशन के लिए आपने देखा कि साक डार भी मफरूर हैं, मुल्क से बाहर गए हुए हैं, हुसैन भी मफरूर है, लेकिन उनको भी नहीं ला सके वापस। तो फिर ये एक लंबा प्रोसेस है। वही इंटरपोल है, वही वारंट्स हैं जो पता नहीं कई साल लग जाएंगे इसको एग्जीक्यूट होने में, और फिर देखा जाएगा जब वो वारंट्स एग्जीक्यूट होंगे। यानी आपके ख्याल में पॉसिबिलिटी कोई नहीं है? अगर फैसला आ भी जाए तो ये डिपेंड करता है कि वो खुद पाकिस्तान आने का इनिशिएटिव ले। देखिए, फैसला उनकी गैर मौजूदगी में तो आ नहीं सकता। सिर्फ यही हुकूमत को डायरेक्शन दी जा सकती है कि उन्हें लाया जाए। अगर लाया जाए तो कैसे लाया जाए, वही प्रोसेस है, वही जो
कई माह साल लगते हैं उसमें। और अगर फिर ऐसा होता है तो फिर डार साहब से लेकर और हसन हुसैन साहब जो हैं वो भी तमाम के तमाम लोग इस फहरिस्त में शामिल हैं जिनको मुल्क वापस जरूरत है केसेस में। तो एक बड़ा टास्क जरूर है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग और चौधरी निसार साहब के ऊपर डालती है ये इल्जाम कि ECL से उन्होंने नाम निकाला और मुशर्रफ साहब को बाहर जाने का रास्ता मिला, PTI के पास एक सुनहरी मौका जरूर है कि वो एफर्ट्स करके एक बड़े मुलजिम को एक अहम केस के लिए वापस ला सकती है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद अवामी मसाइल की बात की है। शैला साहबा ने भी, महमूद रशीद साहब ने भी जो दावा किया है, खबरें ये हैं कि 145% के करीब इंक्रीज होने जा रहे हैं गैस के प्राइसेस। एक तरीके से आवाम के लिए एक बड़ा बॉम्ब साबित हो सकता है अगर ऐसा हो गया। जुलाई 2019 में PTI की इस पर क्या तैयारी है और क्या वाकई ऐसा करने से आवाम को रिलीफ मिलेगा या मजीद बोझ बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अक्टूबर 2018 में गैस के निर्खों में मामूली नहीं 143% के करीब इजाफा हुआ, लेकिन उस वक्त ये कहा गया कि नून लीग की जो गवर्नमेंट थी उसने 2 साल तक, यानी जो लास्ट 2 ईयर्स थे उनके टेन्योर के, उसमें रेट्स नहीं बढ़ाए थे क्योंकि इलेक्शन कैंपेन उनकी चल रही थी और वो उसमें ये नहीं बताना चाहते थे कि महंगाई हो रही है। महमूद रशीद साहब, सर मैं आपसे शुरू करती हूँ। एक तो ये कि चले पिछले 2 साल का जो एक ब्रैकेट था उसको कंपनसेट किया PTI की गवर्नमेंट ने। सर अब खबरें ये मिल रही है कि 145% मजीद बढ़ने जा रहा है जुलाई 2019 में। खुदा ना खास्ता ऐसा हो गया तो फिर अवाम तो पहले ही बेचारे रो रहे हैं, उनका फिर क्या कोई पुरसाने हाल होगा? मेरा ख्याल है जी ये अभी तो सारी स्पेकुलेशंस हैं, इस तरह की कोई बात नहीं है कि जुलाई में इतने परसेंटेज हम दोबारा बढ़ाने जा रहे हैं। गैस के अंदर 152 अरब रुपए का जो सर्कुलर डेट था वो पिछली हुकूमत छोड़ गई, जैसे आपने कहा। सर वो ऑन रिकॉर्ड है। और अब तो गैस कंपनियों को कोई बैंक भी कमर्शियल लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल इन अदारों को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए हमें कोई ना कोई तो इसमें मेजर्स जो है ना वो अडॉप्ट करने पड़ेंगे। जहां तक गैस के बिलों में पिछले दिनों बहुत ज्यादा इजाफा करके ये गैस के बिल भेजे गए थे, उस पर एक कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई थी, उसने नोटिस लिया और कमेटी ने थॉरोली उस सबको एग्जामिन करने के बाद डिपार्टमेंट ने माजरत भी की और उसके बाद ये कहा कि इन तमाम जो ओवर बिलिंग हुई थी उस सब को हम आइंदा बिलों के अंदर एडजस्ट करेंगे। तो मेरा ख्याल है जी ये तो कोई हम बिला सोचे समझे अंधाधुन ये नहीं बढ़ा रहे। अगर इन्होंने पिछले दौरे हुकूमत ने ये ज्यादती की कि इन्होंने आइंदा जो बिल बढ़ने चाहिए थे, आज से 2 साल पहले बढ़ने चाहिए तो उनको नहीं बढ़ा के रखा कि और इन्हें एक पॉलिटिकल टैक्ट के तौर पे, इलेक्शन के टैक्ट के तौर पे इसे इस्तेमाल किया। इसी तरह मैं ये समझता हूं यहां तो पंजाब के अंदर तो ये सूरत रही कि यह घरों की अलॉटमेंट वो भी 2-2 साल नेक्स्ट डेट्स के अंदर। मैं अब जब हम देखते हैं यहां जितनी भी सरकारी कॉलोनीज हैं उसके अंदर 2020 को जी इसको ये मकान अलॉट कर दिया जाए और सैकड़ों लोगों को ये अलॉटमेंट कर दी गई। तो ये तो आइंदा जो कुछ इससे पहले हुआ वो खालिस्तान इलेक्शन के नुक्ता नजर से उन्होंने किया और ये कहा कि आने वाले जो है ना वो खुद ही भुगतेंगे। लेकिन हुकूमत इससे घबराने वाली नहीं है। इन तमाम जो चीजें हैं उनको सामने रखते हुए हम बड़ी रियलिस्टिक एक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि वक्ती तौर पर हमें कुछ बहरान भी है और मुश्किलात भी पेश आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्द आइंदा 4-6 माह के अंदर मईशत हमारी सर आवाम के लिए भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए। ठीक है, मुश्किल फैसले हैं, ठीक है मुश्किल फैसले हैं, लेकिन कुछ आवाम के लिए भी कुछ बेहतर ऑप्शन होना चाहिए ना कि चले 1 साल 1.5 साल कितने अरसे रहेगी। देखें आवाम मैं देखिए अवाम के लिए हम यहाँ पर मैस लेवल के ऊपर सेहत का हेल्थ कार्ड अब जिसमें लाखों रुपया गरीब आदमी अपने इलाज के ऊपर किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवा सकता है। इसी तरह किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड वो हम जारी कर रहे हैं। यहाँ हाउसिंग के अंदर यहाँ पर 3 लाख यूनिट इस पंजाब के अंदर बनने जा रहे हैं, जिसमें 3 शहरों में हम काम आगाज उसका हो चुका है। अप्रैल के 2nd वीक में प्राइम मिनिस्टर जो है वो अर्थ ब्रेकिंग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें पाइपलाइन में है। हम बड़ी तेजी के साथ पहले तो जो पिछला मलबा था उसको साफ करते हुए हालात को समझते हुए हमें ये 6 माह गुजरे हैं और अनथक मेहनत कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। चलिए मुझे महमूद रशीद साहब ठीक है पॉइंट आ गया, मुझे शैला साहब की तरफ जाने दें। क्या आम आदमी को रिलीफ ठीक है, आप कह रहे हैं कि 6 महीने बहुत कम टाइम है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। शैला साहब ज्यादा नहीं 143 या 145% इंक्रीज की रिकमेंडेशंस हैं जो कि सुई नादरुन की तरफ से दी गई हैं कि इतने रेट बढ़ने चाहिए। आपके ख्याल में खाल अवाम की उतरनी चाहिए या PTI कुछ इंसाफ कर सकेगी और कहीं ना कहीं कुछ ब्रीथिंग स्पेस रखेगी अवाम के लिए कि पिछला वाला जो बोझ है वही खत्म नहीं हुआ, अभी अगला बोझ मजीद ना डालें? देखिए
महमूद रशीद साहब ने कहा कि मैं जगलरी कर रही हूँ, और एक ऐसा वाकया जिसको अब आवाम के बच्चे बच्चे को पता है कि परवेज मुशर्रफ को रेड कारपेट उनके इदारे ने दिया था। वो GHQ में रहते थे और मोहम्मद मियां सुमरो जो थे वो सदर थे और यूसुफ रजा गिलानी नहीं गए थे। कभी इसकी तरदीद किया करें कि परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि इमरान से झगड़ा यह था कि वो हमसे 100 सीटें मांगते थे। इस तरह की बातें किया करें। दूसरी बात इन्होंने की कि इनका मलबा और ये तबाही करके गए थे, तो ये बात तो सबको पता थी। आपके सारे लोग हमारे साथ जो हैं जब प्रोग्राम किया करते थे तो ये बातें किया करते थे, और आपके लोगों की जगलरी ये होती थी कि ना हम कर्जा लेंगे, खुदकुशी कर लेंगे, और आखिर में तो ये भी था, आखिर पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था, पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया था, GHQ ने दिया था। वो अपने इदारे में रहते थे, प्रेसिडेंसी में नहीं रहते थे। ये मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी बात यह है कि इनके बंदे ने तो जाते जाते कहा था जैसे हमारी गवर्नमेंट आएगी 200 अरब आएगा, 100 रुपए का कर्जा उतारेंगे, 100 रुपए उसके, 100 अरब रुपए उसके मुंह पे मारेंगे। वो सब कहाँ है? रही बात आपकी कि अगला बजट आने पे ये सब सही हो जाएगा, तो अगले बजट का नंबर क्या होगा? 3 बजट तो अब आ चुके और हर बजट ने अवाम की कमर तोड़ दी। आप ये कह रहे हैं कि हमें 3 महीने का बजट हमारा बजट होता है। आइंदा बिलों में मैं अपनी बात कर लूं, मैं अपनी बात कर लूं, आइंदा बिलों में एडजस्ट हो जाएगा। मियां महमूद रशीद साहब, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग जो हैं बहुत गरीब हैं, उनके पास रोजाना काम न करें तो खाने के लिए नहीं होता। आप इतना बिलों में इजाफा करके कह रहे हैं अगले में हो जाएगा। कोई भी काम पूछो ये हम करेंगे, तो भाई आने वाला वक्त किसने देखा है? थोड़ा सा इल्जाम नून लीग को भी दे देना। शहला साहब ने 2 साल उन्होंने इंक्रीज नहीं किया, सिर्फ PTI पे तो ना डाले। चले ठीक है, PTI ने कर लिया, लेकिन अब खान साहब को पता ही नहीं था। उन्होंने कहा मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा, कमेटी बना दी। मैं इनकी पॉलिसी बात कर रही हूँ। जी जी, मैं इनकी पॉलिसी पे बात कर रही हूँ। मेरी हर बात को ये कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं हमेशा जो है वो खबर लेती हूँ जो मुस्तनद होती है, ये जो स्टेट बैंक की होती है, जो किसी की होती है। अब ये सीधी बात ये है कि माशी बहरान से निकलने के लिए IMF से 12 अरब डॉलर का जो इन्हें कर्जा लेना है, उसकी वजह से गैस के टैरिफ में बिल तरतीब 18%, 35%, 42% और यहां तक के 94% तक इजाफे पे गौर किया जा रहा है। फिर उसकी ये पूरी डिटेल है और इन्हीं के अंदर की खबर है। तो मैं आपसे यही दस्तबस्ता अर्ज कर रही हूं कि वल्लाह हम लोग तो खराब लोग थे, हमें रिजेक्ट कर दिया। आप लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस नक्शे कदम पर ना चले। ठीक है, अच्छा चलो, लास्ट मेरे पास फ्यू मिनट्स है। नहीं, थोड़े थोड़े पैसे वापस दे दें। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके। सर ऐसा थोड़े दे दें वापस, कौम पर रहम करें या जस्टिफाई कर दें कि ये कैसे आए, बाजी की मशीनें भेज दें, जस्टिफाई कर दें। अलीमा बाजी की मशीनें ये ट्रिलियन ऑफ रुपीस किधर से आए, जस्टिफाई कर दें या वापस दे दें। कौम की हालत पर रहम करें। शरीफ बरदरान, पैसे की बात कर रहे हैं ना आप, थोड़े से पैसे की बात कर रहे हैं ना, अलीमा बाजी की मशीनें भेज दें, थोड़े से मिल जाएंगे। चले, वैसे वो बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है। मेरा 0.001% पे भी नहीं उतर दी। अच्छा आमिर अब्बास साहब, सर आपका लाइटर साइड कितना बिल आया था वैसे गैस का? इतना ही समझदार मेरा आया 42,000 और जो इस दफा पिछले दफा 18,000 आता था। और एक चीज, वो पैसे लेते थे वो वापस ले लें। चले एक चीज इस पे मैं कहता जाऊंगा कि ये जो स्लैब्स बनाए हैं ना, इसकी कैलकुलेशंस करें कि ये नहीं कि जब आप एक स्लैब से दूसरे में जंप करते हैं तो वो तमाम के तमाम यूनिट्स को आप अगले रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ टेक्निकली इनसे गलतियां हुई हैं जो इनको लाजमन दुरुस्त करनी स्लैब्स बनानी थी, लेकिन 3 स्लैब्स बनाई गई, लास्ट दफा भी इंक्रीमेंट हुआ है। वो सिस्टम इनको बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ेगा। इमीडिएटली अगर ऐसा हुआ तो बड़ा नेगेटिव प्रेशर भी पड़ेगा और PTI की गवर्नमेंट को भी लोग इल्जाम देंगे कि जो कुछ कहा गया वो नहीं हो सका। तो ये स्लैब्स को दुरुस्त करें ना, इनका काम है कि अगर 400 यूनिट तक एक रेट रखें तो फिर अगर 401 यूनिट होते हैं तो उसको 400 को तो वहीं रखें, एक को आप बढ़ा के आगे दे दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए वक्त खत्म हो चुका है। हमारे तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अगर बेहतर प्लानिंग और स्ट्रेटजीज के साथ काम करे तो बहुत सी चीजों में के साथ बहुत बेहतरी आ सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो अवाम के मसाइल हैं उनको भी सही मायनों में एड्रेस किया जाए, और ये एक बड़ा टास्क हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के लिए आइंदा बजट से पहले। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।